हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 आ गया है साइंस का। आज के आपको जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ये आपको मिलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से, साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम वाले चैप्टर से। तो इन दो चैप्टर से मुझे जितने भी पीवाईक्यूज कलेक्ट हो पाए मैंने एक साथ उसको कलेक्ट कर दिया है और आज आपको उसको सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इसका डिटेल्ड वीडियो जो कि आपका लेक्चर है, थ्योरी का सेशन, उसको नहीं देखा है तो 1 घंटे से 1.5 घंटे का वीडियो है, वो जाकर जरूर देखो। जिसमें आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक वीडियो है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक वीडियो, अलग अलग दो वीडियोस हैं। उसको जाकर जब देख लेना, समझ लेना कॉन्सेप्ट को, तब जाकर आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे अगर आपने इन सेशंस को, इस लेक्चर को नहीं देखा होगा, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बिल्ड करा होगा। और आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी खोलिए, आप डायरेक्टली चैप्टर को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के मिलाकर ये पीवाईक्यूज मैंने एक साथ तय किया है, इसको सॉल्व करिए और आप देखेंगे कि फिर आपके कॉन्सेप्ट जो आपने खुद से पढ़ा है या वीडियो से देखा है तो आपके क्लियर कितने हुए, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। कोई सजेशन है तो वो भी इंक्लूड किया करिए। साथ ही साथ आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉक टेस्ट नंबर 3 का, मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। और टॉपिक हम नेक्स्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का टॉपिक है, क्लास 11 स्टैंडर्ड तक का मैं लेकर चलूंगी और फिर उसके भी मॉक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आपको एक से एक पूरा थ्योरी का पार्ट, साथ साथ उसका मॉक, फिर थ्योरी का पार्ट, फिर उसका मॉक, इस तरह से आप सेशंस को करते रहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बिलीव करिए। और इन सेशंस की खास बात क्या है, आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है, आपके लिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आपके लिए लेक्चर हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, तो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपके लिए एक चीज है कि अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ा करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा आज लास्ट हम में। देखते हैं आज के सेशन का निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है। तो जल्दी से फटाफट से मार्क कर लो, वीडियो को पॉज करके आंसर, और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। देखते हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अच्छा, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, परमाणु यौगिक बनाने के लिए छोटी वास्तविक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। अच्छा, किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं को की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम और कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो इसके हिसाब से अगर मैं आंसर की तरफ पहुंचूं कि यहाँ पर आपको बोला गया था नॉट है, कि कौन सा इसमें विवेचना नहीं है डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट की एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यहाँ पे रियल नंबर ना लिख के क्या इन्होंने लिखा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, स्मॉल स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो इनकी स्टेटमेंट है इस हिसाब से, तो हमको स्टेटमेंट के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होल नंबर से क्या मतलब हो जाता है कि जैसे कि अगर आपकी बात हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि ये कुछ जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हमेशा 3:8 के रेशियो में कंबाइन होता है कार्बन और ऑक्सीजन। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर 2.5 हो जाएगा या यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमेशा क्या रहेंगे, होल नंबर्स रहेंगे, और स्मॉल स्मॉल होल नंबर्स। अब स्मॉल होल नंबर से क्या समझते हैं आप, CO2 है, जैसे यहाँ पर मैं आपको करके समझाती हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है जिसमें कि कार्बन है और ऑक्सीजन की बात की गई है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 16 × 2 हो जाएगा, तो ये 12:32 का रेशियो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3:8। तो ये होता है इसका मतलब कि स्मॉल होल नंबर
यहाँ पर स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत दी हुई है। आइए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ये सबसे पहली स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट है इनका, क्या आपका डाल्टन का, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में, एक रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करते हैं। फिर किसी भी गिवन एलिमेंट के जो मासेस होते हैं, मतलब अगर कार्बन की बात करी जाए या हाइड्रोजन की बात करी जाए या किसी की भी बात करी जाए, तो जितने भी कार्बन कार्बन, जितने भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जितने भी फॉस्फोरस फॉस्फोरस, सबके क्या होंगे, सबके मास सेम होंगे और उनके रासायनिक जो गुण हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसी जगह पर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब कि कितने एटम्स, एक जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल को बनने के लिए क्या है, दो हमको किसकी आवश्यकता हो रही है, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन की आवश्यकता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात हो गई, इसका मतलब ये जो चीज है ये हमेशा फिक्स रहेगी। तो रिलेटिव नंबर, कितने नंबर और काइंड ऑफ एटम का आवश्यकता हो रही है एक कंपाउंड को बनाने में, ये हमेशा फिक्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की जरूरत है, 2 की, कार्बन की मात्रा 1, तो यहाँ पर इसके भी नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ पर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल की बात हुई, या आपका जो आपका क्रिसमस केक मॉडल भी बोलते हैं, फिर आपका इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, तो बहुत अन्य नामों से ये मॉडल जाना जाता है। तो थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की यहाँ पर बात की जा रही है। अब कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि जो एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज परमाणु में धनात्मक आवेश वाला गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, देखते हैं। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश हमेशा परिमाण में बराबर नहीं होते, इसलिए परमाणु हमेशा विद्युत रूप से उदासीन नहीं होता। तो ये आपको REEEEE का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर स्टेटमेंट अगर देखा जाए कि थॉमसन की क्या क्या स्टेटमेंट्स है, तो थॉमसन ने दो बातें कही थी कि एटम जो होता है, जैसे कि आपका प्लम पुडिंग मॉडल है। अब यहाँ पर ये जो आपका केक, क्रिसमस केक है, तो क्रिसमस की जो ये ब्रेड है, ठीक है, ये जो क्रिसमस की ब्रेड है और इसमें लगे हुए क्या है, क्रिसमस के ये जैसे हो गए काजू किशमिश सब लगे होते हैं। तो जो एटम है ये ब्रेड जो हो जाती है पॉजिटिव हो गई, और इसमें जो जितने भी ये आपकी किशमिश है और आपका नारियल का गोला का मतलब कण वो सब पड़े हैं, लच्छे पड़े हुए हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये आपके नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर काजू किशमिश क्या हो गई, ये आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ये जो काजू किशमिश नेगेटिव चार्ज है, ये क्या उन्होंने कहा, इनको बोला इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बोला। और जो ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर था, सॉरी, ये जो ब्रेड थी ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये स्फेयर हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर हो गया। तो ये बात उन्होंने कही थी। ठीक, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट यह है, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर नॉट वाली बात नहीं कही थी, ये क्या कहा था कि ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम क्या होता है, ये नॉट नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, उदासीन होता है। आपका क्या आपका विद्युत रूप से क्या हो जाता है, उदासीन होता है। तो नहीं वाली बात नहीं कही गई थी। अब इसमें से आपको क्या चूज करना है, चूज द करेक्ट कोड। आपको सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोथ एंड 1 एंड 2, या ओनली 1 या ओनली 2, नीदर 1 और 2, क्या होगा इसका आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1, ओनली 1 या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये इजी था, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी DSSB का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस का। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का को किया था, परफॉर्म किया था, वैज्ञानिक गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। ये आपका हो जाएंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी, ये सब इसमें भी आपको सब याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, कौन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। हु केम टू द कंक्लूजन दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ TMP, टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसने बोला था, इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है। तो ये आपका इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ये किसने कहा था, इस कंक्लूजन पे कौन पहुंचा था। तो यहाँ पर आपकी बात हो जाएगी एंटनी एल लेवोइजियर ने इस काम को किया था। और अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का किस सन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर पॉइंट कर नोट जरूर कर लीजिएगा जब आप इसको देख रहे होंगे कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कब दिया गया था, ये आपका 1774 में इन्होंने ये लॉ दिया गया था। कि इस लॉ के अनुसार क्या इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसका क्या है उसको खत्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखो इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था आपको कि जैसे मैंने बताया था कि अगर एक कोई रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की ही है, मैंने आपको यही समझाया है कि तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका CO2 निकल जाएगा। तो इसमें कैसे यहाँ पर मास, इसका टोटल मास और इस इन पूरे का टोटल मास क्या रहता है, बराबर रहता है, जो कि आपका आ रहा था 100 और 100। ठीक है, इसमें सब ऐसे करना है आपको कि कैल्शियम का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनको टोटल करना है और इधर से इनको टोटल करना है और आपका जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ है तो जाकर प्लीज थ्योरी सेक्शन जरूर देख लो, बहुत ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसको समझाया है, तो आपको मजा आएगा देखने में। चलिए, अब ये इस क्वेश्चन को ना, ये देखो इसको इस तरह से लिखा गया है, तो इसको लिख लोगे Hg, ऊपर में लिखा है 199 और नीचे में लिखा है 80। तो ये इस तरीके से है, ये टाइप नहीं हो पा रहा था मुझसे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस तरीके से है। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला ये चीज क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मास, एटॉमिक मास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको प्रोटॉन की संख्या, आपको न्यूट्रॉन की संख्या और आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। चलो आओ देख लेते हैं। तो आपका मरकरी की ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो नंबर ऑफ, सबसे पहले ये देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये बराबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये क्या होती है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसकी बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात होती है किसकी, न्यूट्रल एटम की। ठीक है, तो किसी भी उदासीन जो आपका एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से बात आ जाती है, तो हमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, माइनस आपका एटॉमिक परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। अब यहाँ पे अगर बात आ जाती है, तो मास नंबर मेरा क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक मास आपको 199 दिया है, एटॉमिक नंबर आपको 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से एटॉमिक नंबर हमारा दिया है 80, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, तो 80 बराबर 80 हमारा एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी 80 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 80 निकल जाएगी। इसी जगह पर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए, तो मास नंबर है हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम खोज रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा हो जाएगा मास नंबर, मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास हो जाएगा आपका 199 और माइनस में एटॉमिक नंबर है 80, तो इसके हिसाब से 9 1 9 1 और 1, तो ये आपका आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 119। अब देख लो क्या क्या है, मतलब सबसे पहले प्रोटॉन दिया है, फिर न्यूट्रॉन दिया है, फिर इलेक्ट्रॉन दिया है। सीरीज को भी देख लेना, PNE है, तो PNE, P हमारा 18, N हमारा 119 और हमारा ये क्या है 80। ठीक है, तो 80 119 80, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप जिनको आता होगा उन्होंने फास्ट किया होगा, जिनको नहीं आता है उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जिनको आता था उन्होंने फास्ट देख लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर है एक स्टेटमेंट दी हुई, ये भी ये आपका केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैसा होता है? मास नंबर बराबर होता है क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के? तो हमने क्या देखा था? हमने जो देखा था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये हमने एक स्टेटमेंट देखी थी। दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या एक फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की का निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दो चीज हमने देखी थी, इससे हम इन सारी स्टेटमेंट्स को समझ लेंगे। चलो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हमने देखा कि मास नंबर बराबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है? नहीं होती है। मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या ऐसा होता है? तो हम 12th अच्छा मार्क करते चलना तुम लोग कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। मुझे कोई क्वेश्चंस के आंसर्स देता नहीं है कि कितने उसके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। तो मास नंबर बराबर हो जाता है कितना? मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा हाँ, एक और चीज आप इसको याद रख लेना कि मास नंबर बराबर होता है, मास नंबर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जो कि इन्होंने गोल्ड फॉइल पे किया था। तो आई होप आपने वो सेशन देखा हो, तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे अटेम्प्ट। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर वापस से समझा देती हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नॉट की बात पूछी गई, कौन सा उनका निम्नलिखित में से कौन रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग का परिणाम नहीं है। नहीं की बात की गई है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया था, हीलियम के साथ उन्होंने क्या किया था, बॉम्बार्डमेंट किया था किस पे? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो सबसे पहली चीज क्या की थी उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया था, और ये गोल्ड फॉइल क्या थी? 1000 एटम थिक थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है गोल्ड फॉइल क्या थी? 1000 एटम थिक थी। एटम ये थिक थी, और ये गोल्ड फॉइल बहुत पतली सी झिल्ली थी। 1000 एटम्स की बनी हुई गोल्ड फॉइल थी। और अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? ये हीलियम He+2 पार्टिकल्स थे, जो कि क्या थे? ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे। ठीक है, और इनका मास क्या था? 4 यू था इनका मास। ठीक है ना, अब इतनी यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात है कि आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो यहाँ से क्या था, जैसे कि ये आपका इस तरीके से यहाँ से बम्बार्डमेंट किया जा रहा था, यहाँ से बम्बार्डमेंट इस तरह से किया जा रहा था। अब जैसे बम्बार्डमेंट, और यहाँ पे लगी थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि क्या थी? चमक रही थी। अब जैसे यहाँ से बीच में यहाँ था क्या, अब उन्हें न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं था, पर जब बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो देख रहे थे कुछ क्या थे, वो सीधे चले जा रहे थे हीलियम के जो आपके हीलियम के पार्टिकल्स। तो ये फास्ट मूविंग हीलियम पार्टिकल्स क्या थे, मतलब मोस्ट ऑफ द हीलियम पार्टिकल्स क्या थे? सीधे सीधे चले जा रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट चले जा रहे थे। अब इनमें से कुछ हीलियम पार्टिकल्स क्या थे, जो कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट, मतलब ऐसे जा रहे थे और ये डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, फिर ये जा रहे थे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे इस तरीके से। और इनमें से कुछ, मतलब आउट ऑफ एवरी 12,001, मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या था, वो ऐसे जा रहा था और ये वापस से रीबाउंस हो जा रहा था, मतलब वापस से लौट जा रहा था और वापस से रीबाउंस हो जा रहा था। तो ये तीन चीज इन्होंने समझी थी। ये हमने यहाँ पर समझा कि तीन बातें इन्होंने ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पर इनके जो स्टेटमेंट्स दी हुए हैं, इसमें से हमको करेक्ट कोड निकालना है। देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द नॉर्मल पाथ, कि ज्यादातर क्या थे, अधिकांश अल्फा कण सामान्य पथ से विस्थापित हो जाते थे। तो नहीं, ये बात गलत है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नहीं होता। यहाँ पर अगर लिखा होता कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द नॉर्मल पाथ, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि जो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाया आपको ये वाला, कि कुछ ये नॉर्मल पाथ से डिस्प्लेस हो जा रहे थे, कुछ कुछ हो रहे थे, सब नहीं हो रहे थे। देखो ये जा रहा है, कुछ हो गया डिस्प्लेस। तो इसका मतलब यहाँ मोस्ट की जगह अगर सम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, क्योंकि मोस्टली क्या थे, ज्यादातर क्या हो रहा था, ब्लैक कलर से देखो, ज्यादातर क्या हो रहा था, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ये जो थे वो नॉर्मल पाथ में स्ट्रेट चले जा रहे थे, ये नॉर्मल पाथ में स्ट्रेट चले जा रहे थे, नॉर्मल पाथ में स्ट्रेट चले जा रहे थे, नॉर्मल पाथ में स्ट्रेट चले जा रहे थे। तो ये मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स के साथ हो रहा था। पर यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करी है और मोस्ट का ही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड एट ग्रेटर एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि अब ये देखो, यहाँ पर आपको अगर सेकंड स्टेटमेंट आप इसकी पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल। अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर एंगल की बात की गई है। ठीक है ना, बाय
स्मॉल एंगल। अब ग्रेटर एंगल की बात करी गई है, इसका मतलब हमारी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही होती है कि आउट ऑफ 12,000 एक अल्फा पार्टिकल क्या था, वो रीबाउंस हो जा रहा था, मतलब वापस से लौट जा रहा था। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या है, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं एट अ ग्रेटर एंगल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ठीक लग रही है। अब करेक्ट कोड चूज करना है, तो नीदर 1 और 2, नहीं 1 है तो गलत हो जाएगा, 1 और एंड 2 बोथ नहीं, ओनली 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस एट अ ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल की बात हो रही है, मतलब रीबाउंस हो जा रहे थे इस तरीके से, तो ये फ्यू थे, बहुत ही कम थे। तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स। तो आइसो सबसे पहले टोप्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि इसका आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हमारे होते हैं, देखो जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं आइसोटोप लिखूं, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है। अब हाइड्रोजन का आइसोटोप किस तरह से मैं लिख सकती हूँ कि ऊपर इसका मास भी है 1 और ये भी 1, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएंगे और मास नंबर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स की मैं बात कर रही हूँ, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर इनका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसके हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनके रासायनिक गुण, जो रासायनिक गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। अपितु इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनके भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो आइसोटोप्स के बारे में हमने क्या समझा कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एक ही सिंगल तत्व के ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिनके मास क्या हो जाते हैं, आपके मास नंबर अलग अलग होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर होते हैं सेम, इनकी वजह से इनके रासायनिक गुण होते हैं सेम और भौतिक गुण होते हैं अलग। अब यहाँ पर बात आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, पर एटॉमिक मास आपका क्या आ गया, ये एटॉमिक मास आ गया आपका डिफरेंट। ठीक है। तो आइसोटोप्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। आइसोटोप समस्थानिक, ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी यहाँ पर समस्थानिक। ठीक। अच्छा चलो, अब दूसरी चीज समझ लेते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी आइसोबार्स, मतलब संभारिक। अब हम समझेंगे इसको, मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोबार संभारिक, आइसोबार संभारिक। ठीक है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से गोल गोल घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे ऐसे परमाणु होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनके पास क्या होता है, सेम एटॉमिक, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है पर सेम मास नंबर होता है। अब इसको सबसे पहले एग्जांपल मैं दे देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम लिखती हूँ और दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूँ आर्गन का। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम है, इसका मतलब यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 40, और आर्गन का भी एटॉमिक मास हो जाता है कितना, 40। ठीक है। अब कैल्शियम का आपका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है वो कितना होता है, 20, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो अब ऐसे एटम्स होते हैं क्या, आइसोबार्स, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका क्या होता है, देखो आइसोबार, आइसोबार मतलब कि अब देखो याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, बार, जब बार में जाकर दारू पी लेते हैं, ठीक है, दारू जब पी लेते हैं तो क्या है, सर क्या है, सबका एक जैसा हो जाता है, सब सबके सर पर चढ़ जाती है। जब सबके सर पर चढ़ जाती है, इसका मतलब सबका सर कैसा हो जाता है, एक सा हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे ये तत्व होते हैं जिनमें क्या हो जाता है, जिसमें एटॉमिक मास क्या हो जाता है, मास हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो मास कैसा होता है, एक सा होता है, पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, याद हो गया ना कि दारू पी के क्या होगा, सबका दिमाग एक सा हो जाता है। जब दिमाग एक सा हो जाता है और दिमाग हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो उसको अंदर ऊपर वाली चीज हमको देखनी है। तो ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा, ऊपर प्रेजेंट है आपका ये 40, मतलब एक तरह से मास पर प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट एक और टर्म आ जाता है आपका आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स आपके हो जाते हैं
आइसोटोन्स क्या हो जाते हैं? एटम्स जिसके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। अब आप उसको समझ लेते हैं। हम अब बात कर रहे हैं किसकी? आइसोटोन्स की। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 16 है इसका एटॉमिक मास, और यहाँ पर 8 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ पर 15 है, 7 है, फिर यहाँ पे 14 है, और ये 6 है, ठीक है। इन तीन की मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे, हमने देखा था न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ, सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मास नंबर कितना है, 8, 16, और ये क्या है 8, तो इसका मतलब 16 माइनस 8 हो जाएगा। इसको डिफरेंट पेन से ही दिखा देते हैं। 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8। इसका क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 हो जाएगा, तो 15 माइनस 7 हो गया 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 माइनस 6 हो गया, तो ये भी कितना आया आपका, 8। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। बट प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स की संख्या होती है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट कैसे हो गई, अब प्रोटॉन्स क्या होते थे, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, देखो सबका एटॉमिक नंबर देखो 8, 7, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके पास सेम न्यूट्रॉन्स हो पर डिफरेंट प्रोटॉन्स हो, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके आइसोटोन्स हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इजिली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर क्या होता है आपका, मास नंबर 20, हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर इसमें। मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास क्या हो जाता है आपका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर आपका मास नंबर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछला भी बताया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का, ठीक है। और ये एनटीपीसी में भी आया था। Which of the following method is most suitable for the separation of salt and camphor? तो salt और camphor को अलग अलग करने की कौन सी, नमक और कपूर को अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? सब्लिमेशन है, सेंट्रिफिकेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, इवेपोरेशन है। वाष्पीकरण में क्या होता है, नमक से पानी को अलग किया तो ये सब वाष्पीकरण हो जाता है, या इंक वगैरह में भी आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में भी ये काम कर सकते हैं, जो कि आप इवेपोरेशन की तकनीक को अपनाते हैं। जैसे कि सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, मतलब विलायक को, नॉन विलायक मतलब जो आपका घुलनशील नहीं है उसमें से जो आपको उड़ता नहीं है उसको क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि डाई का सेपरेशन होता है, ठीक, ये इवेपोरेशन की विधि से होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन में लाइटर और हेवियर कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं सेंट्रिफिकेशन की अपकेंद्रण की विधि से। इसको आपका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे लैब्स वगैरह में होता है, डीएनए टेस्टिंग में होता है, ठीक। अब जैसे दूध से क्रीम का अलग होना। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये आपके कोई भी चीज कितनी सॉल्युबल है, किसी भी चीज में, किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी चीज कितनी सॉल्युबल है उसके हिसाब से क्या होता है, डाइस का क्या होता है, ये क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में इस तरीके से वो ऊपर उठता है। जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतनी फास्ट डाई ऊपर उठेगी, कलर उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, कलर का सेपरेशन हो जाता है, डाइस का सेपरेशन हो जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। जहां पर भी ऐसी चीजों की बात आए जहां पर जो चीज डायरेक्ट उड़ने वाली हो, जैसे ही उड़ने वाला आप शब्द समझेंगे तो आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे तुरंत, सब्लिमेशन की विधि, ऊर्ध्वपातन की विधि। तो सब्लिमेशन की विधि में क्या होता है कि जैसे कि सॉल्ट और कैम्फर आपका प्रेजेंट है, तो ये सॉलिड कैम्फर को क्या कर देंगे, एक इसको हीट कर देंगे, सब इसका ऊर्ध्वपातन कर देंगे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में इमेज दी हुई है कि ये आपका एक पेट्री डिश है, और पेट्री डिश के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर ये सॉल्ट है इसमें, और यहाँ पर साथ ही साथ कैम्फर है, कपूर है, ठीक है। अब सॉल्ट एंड कैम्फर को यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से इसमें हीट देंगे। यहाँ से हीट दिया तो ये जलने लगेगा, अब हीट देंगे, अब यहाँ पर ऊपर से क्या कर दिया उन्होंने, फनल से इसको क्लोज कर दिया, ये इस तरह से फनल इस पे लगा दी। अब जैसे ही हीट देंगे तो इसके जो वेपर्स फॉर्म होंगे, तो वेपर्स फॉर्म होके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर साइड में इसके इकट्ठे होंगे इस तरीके से। तो ये जो एक तो यहाँ पर वेपर्स यहाँ पर बनेंगे। अब जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये सॉलिडिफाई क्या बन गया, कैम्फर बन गया, ठोसीकृत बन गया कैम्फर, ठोसी
कृत कैम्फर बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैम्फर के ही वेपर्स है और जो वाष्प बना कैम्फर का, कपूर का, और उसी ने क्या किया, सॉलिडिफाई कर लिया अपने आप को। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉलिड जो आपका कैम्फर है वो गैस के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाता है और सॉलिडिफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलोइंग द फॉर्मर टू सेटल डाउन एंड पोरिंग द लेटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ठोस को द्रव्य से अलग करने की है, जिसमें ठोस को नीचे बैठने दिया जाता है और ठोस को डाला जाता, मतलब अलग से उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत आसान है। ये सिंपल क्या, टाइट्रेशन है नहीं, फिल्ट्रेशन है नहीं, ये डिस्टिलेशन है नहीं, ये आपका है डिकैंटेशन की विधि, आपका निस्तारण की विधि। इसमें क्या था, जैसे कि आपका ये हो गया, अब यहाँ पर अगर इसमें वाटर प्रेजेंट है तो ये हो गया नीचे वाटर, और ऑयल अगर होगा तो ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये किस बेस पे इसमें अलग होता है, डेंसिटी घनत्व के बेस पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिकैंटेशन की विधि या कि सेपरेशन ऑफ टू इनमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील लिक्विड आपके हैं, वो इमिसिबल की बात हो रही है, इमिसिबल अघुलनशील की बात हो रही है। तो दो अघुलनशील जो भी लिक्विड हैं आपके, इनका सेपरेशन किस विधि से होता है, डिकैंटेशन की विधि से होता है। और ये किस पे निर्भर करता है, ये उसके घनत्व पर, घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है। और डेंसिटी पर निर्भर करके देखो ये ऑयल हो गया ऊपर और ये वाटर हो गया नीचे। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो ऑयल निकल जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी डिकैंटेशन की विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, चलिए, तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। किसी विलयन के विलय कणों को निस्पंदन की प्रतिक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। या दूसरा, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, बहुत छोटे कणों के आकार के कारण वे विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को नहीं बिखेरते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे और व्यास होते हैं, ये के होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर है, ये बात तो बिल्कुल ठीक होती है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्यों होमोजेनस होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है ये 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसी कारण से ये होमोजेनस होते हैं, एकदम एक से मिल जाते हैं। और दूसरी बात क्या हो जाती है, इतने कण छोटे होते हैं, इसलिए ये बीम ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते, स्कैटर नहीं होने देते। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये इतने छोटे कण है, तो इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन की विधि जो आपका निस्पंदन की विधि होती है, इससे क्या होते हैं, ये फिल्टर आउट नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन की विधि से फिल्टर आउट नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता होती है। तो टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन विच दीज रिएक्ट, कि किस रेशियो में ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली बात, कि आपका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक चीजों को रिएक्शन दिया जाता है। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखते हैं, टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ masses of reactants in which they react। तो नहीं, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस करने की क्यों नीड होती है, जैसे कि आपका अगर H2O है तो H2 प्लस O2, तो ये क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से यहाँ पर बैलेंसिंग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, विच लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो बहुत ही आसान है, कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान का उत्पादन या विनाश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एल लेवोजियर वाला दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से अब देखो, यही यही लॉ जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कितने तरीके से पूछा गया है। तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट ये डेफिनेशन दे दी गई है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे आ जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ केमिकल मैटर हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या ये बोलता है atoms combine in the ratio of small whole number to form compound in a chemical matter. In a chemical matter, elements are always present in a fixed proportion by mass. Atoms in a chemical matter are indivisible particles that cannot be formed or not destroyed in a chemical reaction. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये समझ लो कि ये प्राउस्ट द्वारा दिया गया था, और प्राउस्ट द्वारा 1779 में दिया गया था ये। अब इनका लॉ क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी रासायनिक जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट जो होते हैं हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ये हमेशा रेशियो क्या हो जाएगा 1:8। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसका जो सब्सटेंस है वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में हमेशा ये प्रेजेंट पाए जाएंगे। किसी भी यौगिक के में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, जैसे कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 1:8 के रेशियो में रखा जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक इस लॉ के बारे में पूछा गया है। तो लॉ क्या बोलता है ये कि क्या ये बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ केमिकल मैटर हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। ठीक है, फिर एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी ये लॉ नहीं बोलता है। ठीक है, फिर इन अ केमिकल मैटर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, हाँ ये जरूर बोलता है कि किसी भी केमिकल मैटर में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, ये लॉ यहाँ पर बोलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ऑल सैंपल्स ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ मास रेशियो ऑफ 3:8। तो यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देके रखा है, किसका 3:8 का देके रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द एग्रीमेंट विद द रूल ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है। यह नियम किसके साथ समझौता करता है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास में किसी भी डेफिनेट रेशियो की बात नहीं की गई थी, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव इन नन ऑफ द अबव। तो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने डायरेक्ट स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा है, तो स्थिर अनुपात का नियम तो इसका आंसर हो ही जाएगा। अब साथ साथ एक और टर्म यहाँ पर यूज किया गया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या प्राउस्ट का लॉ, तो ये सब लॉज एक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करा, क्वेश्चन आसान था, पर यहाँ पर दोनों क्या है नाम इसके अलग अलग दिए हैं, पर है चीज बात एक ही की हो रही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों लॉ क्या बताते हैं आपके, इस बात को बताते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो हमेशा एक सा रहेगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप इंडिया में लें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप ऑस्ट्रेलिया में छोड़ें, चाहे कहीं भी छोड़ें, ये हमेशा अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अभी एक और सेशन में इसका लेने वाली हूँ, कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। तो अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस और मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं जो कि इधर उधर से डाले हैं, प्लस इसमें आपके DSSB के और क्वेश्चंस हैं, प्लस मैंने NCERTs के ऐड करे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। अभी एक सेशन और इसका मैं लूंगी, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये पूरे जो 4 चैप्टर्स हैं इसका पूरा निचोड़ आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो एक बार और मंडे को सेशन में ले लेती हूँ, मंडे ट्यूसडे को आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और फिर नेक्स्ट उसके PYQs सारे करेंगे, जिससे कि आपके सारे PYQs प्रिपेयर होते चलें। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब चीज़ें आपकी प्रिपेयर होती चलेंगी, बस सेशन को देखते रहिए, क्योंकि ये सेशंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट प्रिपेयर करने में, प्लस इसके क्वेश्चंस को खोजने में ना सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो आप बस इन सब सेशन से सारे PYQs हम कर रहे हैं, तो आपके सब तरह के एग्जाम्स यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। सेशंस आपको कैसे लगे ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाया करिए। चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी चीज़ों को करता रहे और आप तक अपनी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता रहे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।